नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और पहली मंजिल के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले एक बात बिल्कुल कट एंड क्लियर आप लोगों से करता हूं कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने हिस्ट्री में, बहुत बड़े लेवल की हिस्ट्री पढ़नी, तो शायद ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। दिक्कत क्या है आपका, हमारे साथ अक्सर दिक्कत क्या होती है इतिहास पढ़ने में या फिर इतिहास पढ़ाने में। इतिहास को अलग अलग राइटरों ने अलग अलग टाइम पीरियड में, यहाँ तक कि अलग अलग विचारों के राइटरों ने, इसके अलावा जो हमारे फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने भी हमारी हिस्ट्री को लिखा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्राचीन इतिहास में या फिर मध्यकालीन इतिहास में विवाद देखने को मिलते हैं और मैं उन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। और कई बार क्या होता है, टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, किसी चीज़ को याद करवाने के लिए मुझे भी काल्पनिक कहानियाँ गढ़नी पड़ती है। तो इसलिए आपने कहानी वाले पार्ट को बहुत वास्तविकता में नहीं लेना है, उसमें नहीं जीना है। आपने ये समझना है इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो इसी चीज को मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और आज हम लोग मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है फिलहाल जो हम लोगों ने बनाई है इस समय, वो मध्यकालीन भारत की है। उसके हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे और उसी क्रम में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका एंशिएंट हिस्ट्री को। तो इस क्रम में हम लोग हमारी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप मुझे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ते हैं। और आप एक पढ़ने का ये तरीका अपना सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं और चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को लिख सकते हैं और उसको ऐसे ही जो है आपका बार बार रिपीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप चैप्टर आसानी से याद कर पाएंगे। तो इस अधिकांश जो इतिहासकार है वो मध्यकालीन जो भारत है उसकी शुरुआत करते हैं अरेबियन अटैक से। तो हम भी उनको फॉलो करते हैं और अरेबियन अटैक या फिर मुस्लिम अटैक से ही जो है आपका इस मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है अरेबियन अटैक्स इन इंडिया, भारत में अरबियों का आक्रमण या फिर भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। ठीक, उसके बाद इसके जो कुछ की पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है, पहला आपका अल हज्जाज बिन यूसुफ, ये एक मुख्य किरदार इस चैप्टर का रहेगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 638 से 711 तक बहुत सारे मुस्लिम अटैक जो है इंडिया में होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे असफल रहते हैं। उसके बाद सिंध प्रांत का मैं जिक्र करूंगा जो कि भारत पे उस समय था। इसके बाद राजा दाहिर का जिक्र करेंगे और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा दाहिर जो है किस वंश का था, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है जिक्र करने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इस चैप्टर का सबसे मुख्य किरदार है। उसके बाद हम लोग हिंदू और बौद्धों की जो कंडीशन थी उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद बैटल ऑफ देवल का जिक्र करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटल ऑफ रवारा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बैटल ऑफ रवारा कौन से ईयर में हुआ था, कौन इस मुकाबले में जीतता है, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना आपका सम फेमस वर्क ऑफ एमबीक्यू, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने युद्धों को जीतने के बाद, भारत पर सफलता पूर्वक आक्रमण करने के बाद भारत में किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका जजिया टैक्स के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग आपका चचनामा बुक के बारे में, यानी कि जो ये चैप्टर है उसका जो सोर्स है वो है चचनामा किताब। और इस टॉपिक का जो मुख्य किरदार है वो है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले या फिर उसको पढ़ने से पहले उसका हल्का सा हम लोग फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो मैंने अभी जिक्र किया था खलीफा के बारे में। तो लगभग 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जो खलीफा था उनका नाम था खलीफा वलीद और वो बिलोंग करता उमैया डायनेस्टी को। और उमैया डायनेस्टी के अंदर ही जो है एक गवर्नर हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम को समझने से पहले हल्का सा एक जिक्र कर लेते हैं अल हज्जाज का। देखिए जो एक खलीफा वलीद है इसने अपने ईस्टर्न पार्ट को संभालने के लिए, यानी कि पूर्वोत्तर हिस्सों को संभालने के लिए, अरब की जो पूर्वोत्तर हिस्से थे उनको संभालने के लिए अपना गवर्नर अपॉइंट किया अल हज्जाज को और इसको मेनली इराक का हिस्सा दे दिया। और इसी की बेटी थी आपका जुबैदा बिन यूसुफ। अब ये समझते हैं कि अल हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम के बीच क्या रिलेशन था, क्या रिश्ता था। तो जो ये अल हज्जाज है उसका छोटा भाई था, उसका नाम था कासिम बिन यूसुफ और उसी कासिम बिन यूसुफ का बेटा था मोहम्मद बिन कासिम। अब क्योंकि शुरुआती दौर में ही, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम 10 से 15 साल का था, उसी बीच जो है आपका कासिम बिन यूसुफ की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो है आपका उसका कोई सक्सेसर नहीं बचता है, यानी कि अल हज्जाज जो है
अपना गवर्नर अपॉइंट करता है मोहम्मद बिन कासिम को और इसको ईरान की जिम्मेदारी दे देता है। और जिस समय इसको ये जिम्मेदारी मिलती है उस समय इसकी उम्र थी करीब 14 से 15 साल, यानी कि छोटी उम्र में जो है मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। और क्योंकि ये एक काफी अच्छा योद्धा था और इसी बात से खुश होकर जो अल-हज्जाज था वो अपने भतीजे यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का विवाह अपनी ही पुत्री जुबैदा बिन यूसुफ से करवा देता है और इस प्रकार उसे अपना गवर्नर अपॉइंट करता है। और हल्का सा मैं आपको खलीफा के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि जो एक खलीफा थे उनके पास शुरुआती दौर में केवल रिलीजियस पावर थी और बाद में उन्होंने इसका उपयोग जो है आपका पॉलिटिकल वाइज भी किया। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये खलीफा थे शुरुआती दौर में सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं आए थे, शुरुआती दौर पे सिर्फ ये धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप में भी किया था। हमारा दूसरा मुख्य किरदार है राजा दाहिर शेन। अब हम लोगों ने आगे ये पढ़ना है कि किस प्रकार से जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण करता है, सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करता है, तो उसके बाद उसका जो अहम मुकाबला होता है राजा दाहिर शेन के साथ होता है। तो राजा दाहिर शेन के बारे में भी हम लोग हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं। राजा दाहिर शेन जो है आपका 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जो सिंध प्रांत था वहां का मुख्य राजा था। उसका वंश था आपका ब्राह्मण वंश और इसको हम लोग मेनली जानते हैं आपका सैन राजवंश के नाम से। इसके बारे में बताया गया कि इसके मुख्य रूप से 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था रानी बाई, बाद में ये जौहर भी करते। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर क्या वजह रही कि रानी बाई जौहर करती है। और इसकी जो दूसरी मुख्य पत्नी थी उसका नाम था रानी लाडू और रानी लाडू से ही जो है 3 संतानें होती है। उनमें से एक का नाम होता है जय सिंह, बाद में ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेगा। उसके बाद एक बेटी होती है आपका सूर्य देवी और एक बेटी का नाम होता है आपका परमल देवी। और इसी सूर्य देवी, परमल देवी और रानी लाडू को बाद में मोहम्मद बिन कासिम कैद कर लेगा। तो ये हल्का फुल्का आपने राजा दाहिर शेन के बारे में पढ़ा, जो कि इस चैप्टर के मुख्य किरदारों में से एक है। मुख्य किरदार थे उनको तस्वीरों के माध्यम से समझता है। मुझे नहीं पता है कि तस्वीरें कितने सही है, गूगल करने पर मुझे ये कुछ तस्वीरें मिली है, तो क्योंकि ना मैंने कभी देखा ना किताबों में बहुत अच्छे ढंग से इनकी तस्वीरें दी है, लेकिन गूगल करने पर जो तस्वीरें मिले हैं वो आपके सामने है। तो सबसे पहला जो किरदार है आपका मुख्य किरदार उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, तो ये उनकी तस्वीर है शायद। उसके बाद अल-हज्जाज जो कि ताऊ थे इनके मोहम्मद बिन कासिम के, यानी कि ये दोनों जो है पारिवारिक स्थिति थी। अल-हज्जाज ने अपनी बेटी की शादी जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम से करवाई। उसके अलावा अपना जो मुख्य सेनापति था वो मोहम्मद बिन कासिम को ही नियुक्त किया। तो इन दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी थे, उसके अलावा सैन्य रिश्ते भी इन दोनों के बीच बाद में कायम होते हैं। इसके बाद ये राजा दाहिर शेन की कोई तस्वीर मिली है आपका गूगल में। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है वो ये है कि सिंध विजय का जिक्र किस किताब में मिलता है। तो एक बहुत अज्ञात किताब है, उसका नाम है चचनामा, और बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि किस बुक में सिंध विजय का जिक्र है, तो वो है आपका चचनामा। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि इसका जो राइटर है अज्ञात है, लेकिन बहुत सारे एसएससी बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनमें इसका आंसर जो अली अहमद दिया गया है। तो अगर कोई ऑप्शन ना मिले आपको और अली अहमद आपको दिख जाता है तो अली अहमद इसका सही आंसर होता है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। फिलहाल अगर एसएससी लेवल की एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अली अहमद नाम का अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसको सही माना गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है और इसी को हम लोग सोर्स मानते हुए इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। यानी कि जो ये सिंध विजय का जिक्र किया गया है या फिर सिंध विजय से लेके आगे की जो घटना है उसका जो मेन जिक्र किया गया वो इसी किताब में किया गया है। उसके अलावा जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था आपका रवारा, उसकी ये कुछ तस्वीर है संभवतः, तो इस युद्ध को भी हम लोग जो है आपका आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ किरदार थे जो हम लोगों ने आगे इनको देखना है। क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अरबियों ने किस प्रकार से भारत पर अटैक किया था, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 8वीं शताब्दी की शुरुआत में और 8वीं शताब्दी के मध्य में आने तक भारत की अपनी क्या स्थिति थी। तो उस दौर में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो बंगाल का हिस्सा था वहां पे पाल वंश का उदय हो चुका था। इसके बाद दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, और जो भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा था उसमें गुज्जर प्रतिहार वंश। उसके अलावा जो सिंध वाला हिस्सा था वहां पर एक ब्राह्मण वंश था आपका
आपका शैन वंश, जहां का राजा होता है आपका दाहिर। अगर बात करें भारत की सामाजिक स्थिति की, तो उस दौर में भारत में जो है आपका जातिगत तौर पर देखा जाए तो भारत में काफी कुप्रथाएं भी थी। इसके अलावा भारत जो है जातिगत हिस्सों में जो है बढ़ गया था। अगर भारत के राजाओं की बात करें तो उनमें कोई एकता विशेष देखने को नहीं मिलती है, आपस में ही वो संघर्ष करते रहे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले जो है भारत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए। इससे पहले भी अगर हम लोग, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, मौर्योत्तर काल के बाद का जो हिस्सा था आपका, यानी कि उत्तर मौर्योत्तर काल, उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो विदेशी आक्रमण भारत में अलग अलग जगहों से होते हैं, लेकिन उस समय जो है धर्म परिवर्तन की घटनाएं नहीं देखने को मिली। उसके अलावा लूटपाट की बहुत ज्यादा घटनाएं देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से अरेबियन अटैक इंडिया में होता है, टर्किश अटैक होता है, उसके बाद से स्थिति बहुत अलग हो जाती है। भारत में धर्म परिवर्तन की जो घटना थी बहुत आम से हो गई। इसके अलावा भारत में लूटपाट की घटनाएं जो है आपका काफी आम से हो गई। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसका आइडिया था। अब इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर के मुख्य हिस्से पर हम लोग जाते हैं और इस हिस्से को समझने से पहले बात हम लोग करते हैं 8वीं शताब्दी की शुरुआत की। 8वीं शताब्दी का शुरुआती दौर था। उस समय खलीफा के पद पर विराजमान था खलीफा वलीद, और वो जो है अरब का ईस्टर्न हिस्सा जो था आपका इराक ईरान का, उस हिस्से की जिम्मेदारी देता है आपका अल हज्जाज को। अल हज्जाज ये नाम मैं आपको पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, और उसी का भतीजा था आपका मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज अपने ही क्षेत्र के अंडर, ये जो ईरान का हिस्सा है, इस हिस्से की जिम्मेदारी देता है। और जब खलीफा वालिद के द्वारा अल हज्जाज को ईस्टर्न पार्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, और क्यों ना मैं समुद्री व्यापार के लिए श्रीलंका के राजा के पास एक दोस्ती का प्रपोजल भेजता हूं। और यही सोचते हुए आपका जो अल हज्जाज होता है वो अरब से अपने एक सैन्य टुकड़ी को भेजता है श्रीलंका के राजा के पास, और श्रीलंका के राजा के पास दोस्ती का प्रपोजल ये रहता है कि क्यों ना आप और हम मिलकर इस हिंद महासागर, यानी कि इंडियन जो ओशन है आपका, वहां पर हम लोग समुद्री व्यापार करते हैं। और श्रीलंका का राजा बड़े ही प्यार से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है। और श्रीलंका के राजा के मन में आता है कि जब अल हज्जाज ने मेरे लिए उपहार भेजे, तो क्यों ना मैं भी भेंट स्वरूप रिटर्न में उसके लिए कुछ उपहार भेजता हूं। तो इसके बाद श्रीलंका का जो राजा होता है उस दौर में, इसके नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया इतिहास में, तो इसका नाम, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो जो ये श्रीलंका का राजा होता है वो भी क्या करता है, दोस्ती स्वरूप जो है आपका कुछ भेंट भेजता है, लेकिन वो जो है स्थल मार्ग से भेजता है, और उसी स्थल मार्ग में सिंध प्रांत पड़ता है। और उस दौर में इस सिंध प्रांत का राजा था राजा दाहिर, और राजा दाहिर के नाम का जिक्र भी मैं इससे पहले आपको कर चुका हूं, और इसके बाद उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजा दाहिर सेन का जो साम्राज्य होता है सिंध प्रांत, उसी में एक छोटी सी जगह पड़ती है, उसका नाम होता है देवल। और देवल नामक स्थान पर क्या होता है आपका कि जो श्रीलंका का राजा उपहार भेजता है अल हज्जाज के लिए, उन उपहारों को जो है सिंध के डाकू लूट लेते हैं। और ये बात मालूम चलती है अल हज्जाज को, और जैसे ये बात अल हज्जाज को मालूम चलती है, वो बिना कुछ सोचे समझे जो है आपका सीधे एक संदेश भेजता है, और वो संदेश काफी कठोर होता है, और संदेश जाता है सिंध के राजा दाहिर सेन के लिए। और सिंध के राजा दाहिर सेन को सीधे चुनौती दी जाती है, या तो आप हमारा वो उपहार वापस करवाइए, या फिर हमारे साथ युद्ध के लिए आप तैयार रहिए। अब राजा जो दाहिर सेन होता है वो भी सीधे तौर पर एक संदेश भेजता है, और राजा दाहिर सेन कहता है आपका कि मैंने या फिर मेरी प्रजा में से किसी ने भी आपके उपहार को नहीं लूटा है। और वो लूटा किसने है, वो हमारे डाकुओं ने, और वो डाकू सिंध का हिस्सा नहीं होता है, और डाकुओं को हम अपनी प्रजा का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसलिए हम आपके उपहार को नहीं लड़ते हैं। आप चाहे तो हमसे युद्ध के लिए जो है हम आपका जो है युद्ध के लिए सामना करने के लिए तैयार है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है आपका जो अरब का राजा होता है अल हज्जाज, वो क्या करता है बिना सोचे समझे, सामने वाले की ताकत को बिना जाने हुए अपने एक सैन्य टुकड़ी को भेजता है सीधे सिंध में, और उस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता है आपका अब्दुल्ला नाम का उसका सेनापति। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको ये नहीं मालूम है कि राजा दाहिर कितना ताकतवर है, तो राजा दाहिर की जो सेना होती है उसको पूरी तरीके से हरा देती है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले अरबियों ने या फिर इस्लामिक कंट्री ने हम पर अटैक नहीं किया, इससे पहले भी करीब 12 से 13 बार भारत पर इस्लामिक अटैक हो चुके थे, लेकिन वो भी असफल रहे थे, और ये अभियान भी बिल्कुल असफल रहा। इसके बाद भी अल हज्जाज ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया,
और एक और अपना अभियान जो है उसका ही एक सेनापति था बुदर, उसके नेतृत्व में अगला अभियान सिंध पे छेड़ दिया और इस अभियान में भी उनकी जो है बुरी तरह से हार हुई। और इससे पहले मैंने एक नाम का आपसे जिक्र किया था, वो नाम था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र थी अभी करीब 16 से 17 साल। वो उसका रिश्ते में भतीजा भी था, दामाद भी था। इसके अलावा उसने जो है ईरान की जिम्मेदारी उसको दी थी। तो अब समय आ चुका था कि अपने नेतृत्व की क्षमता को मोहम्मद बिन कासिम को दिखाने की। तो मोहम्मद बिन कासिम को जो है तैयार करता अल-हज्जाज, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने पिछले सेनापति की तरह गलतियां नहीं करेगा, वो उन गलतियों से सबक लेगा और वो जानना चाहेगा कि जिस राजा ने हमें 2 मुकाबलों में हरा दिया कि उसकी कमजोरी क्या है, और उसकी कमजोरी को जानने के लिए वो सीधा जो है सिंध जाता है, लेकिन अपना हुलिया चेंज करता है, हुलिया बदल के जाता है और वो सीधे तौर पर युद्ध नहीं करेगा जो गलतियां इससे पहले हो चुकी है। उसके बाद वो जब सिंध जाता है तो सिंध जाने के बाद उसको ये मालूम चलता है कि सिंध में 2 धर्म के लोग रहते हैं, उसमें से एक थे आपका हिंदू और दूसरे थे आपका बौद्ध, और हिंदुओं की संख्या वहां पर काफी ज्यादा थी, वो मेजॉरिटी में वहां पर मौजूद थे और राजा खुद भी एक हिंदू था। उसके बाद वहां पर दूसरा जो वहां पर धर्म था वो था आपका बौद्ध धर्म, और वहां पर बौद्ध धर्म की संख्या काफी कम थी और बड़े पदों पर हिंदुओं को बिठाया गया था। ज्यादातर राइट्स जो है आपका अधिकार है सारे हिंदुओं को मिले थे। इस वजह से वहां पर बौद्धों की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब थी, दयनीय थी, और इसी का ही फायदा जो है मोहम्मद बिन कासिम उठाएगा। तो वो सीधे जो है आपका बौद्ध धर्म के लोगों से मिलेगा, उनको कन्विंस करेगा और बौद्ध धर्म के लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा जाएगा कि अगर आने वाले युद्ध में अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं राजा बनने के बाद या फिर इस क्षेत्र को जीतने के बाद आपकी जो ये स्थिति है उसको जो है बेहतर करूंगा, आपको समान अधिकार दूंगा, आपको बड़े पदों पर रखूंगा। और बौद्ध धर्म के लोग ये सोचता है कि जो हमारी ये वाली पीढ़ी है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उस पीढ़ी ने तो बहुत ज्यादा दर्द दे दिए, क्या पता अगर हम इसका साथ देते हैं और स्थिति अगर बेहतर हो जाती है तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है आपका वो बेहतर जिंदगी जिएगी। और क्योंकि अभी इनका साथ देना न देना बात एक ही थी, अगर साथ दे भी देते तो, साथ अगर नहीं भी देते तो जो राजा दाहिर था इनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं लाता। तो इन्होंने एक रिस्क लिया और ये लोग मोहम्मद बिन कासिम जो था आपका, वो यहाँ की जो बौद्ध धर्म की जो प्रजा थी उसको कन्विंस करने में जो है आपका सफल रहा। और इसके बाद जो है आपका राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच लंबा संघर्ष चलता है और उसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है। इसके साथ साथ ही जो है किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सिंह की बीच मुकाबला होता है उसको अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको कन्विंस कर लिया था। तो सिंध की जो बौद्ध धर्म था या फिर बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो तैयार हो चुके थे। इसके बाद जो पहला मुकाबला होता है वो होता है आपका देवल वो जगह थी आपका जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। और देवल जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है तो वहां पर अपने कुछ बंदरगाह भी तैयार कर देता है बहुत नए तरीके से, ताकि अगर वो राजा दाहिर सिंह के साथ मुकाबला हारता है तो उसको जो है भागने में आसानी होती है। इसके बाद जो पहला इसका मुकाबला होता है आपका, यानी कि दोनों की भी जो पहली झड़प होती है वो होती है 711 ईस्वी में, और स्थान था आपका देवल। और देवल में ऐसा कहा जाता है कि राजा दाहिर सिंह इस झड़प में जो है कमजोर पड़ गया और उसके बाद वो यहां से भाग जाता है। और देवल से भागने के बाद वो जाता है आपका मेउन। अब भागना वर्ड सही है या फिर नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस झड़प में वो जो है कमजोर पड़ गए थे। इसके बाद मेउन में भी इन दोनों के बीच मुकाबला होता है, इसमें भी जो है कमजोर पड़ गए राजा दाहिर सिंह। हाँ, एग्जाम में ये जरूर आ सकता है किसी एग्जाम में कि राजा दाहिर सिंह जो है किस वंश के थे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद उन दोनों के बीच अगली झड़प होती है आपका शेहवान में, और शायद देवल और शेहवान में से दोनों में से एक वो जगह आपका जहां पर मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट टाइम जो है जजिया कर को इंप्लीमेंट करता। अब जजिया कर क्या है इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका रावर, राउर या रिवर। ये 3 अलग अलग नाम है लेकिन उनको एक ही तरीके से आपको याद रखना है, या तो आप रावर याद रखिए या फिर राउर याद रखिए या फिर रिवर याद रखिए, जो भी एग्जाम में आएगा उसको देखना है। तो यानी कि सिंध प्रांत की एक जगह थी जहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है आपका रावरा का मैदान। तो वहां पर 712 ईस्वी में, ये ईयर भी आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष रावरा का युद्ध हुआ था। तो 712 ईस्वी में। और ये जो मुकाबला होता है ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था
मोहम्मद बिन कासिम के लाइफ में भी, क्योंकि उसके बाद उसको एक बहुत बड़ी पहचान मिल रही थी। तो इस युद्ध में क्या होता है आपका कि एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की सेना होती है जो कि वो स्थल मार्ग और जली मार्ग से आया था, और दूसरी तरफ होती है आपका राजा दाहिर सेन की सेना। लेकिन इस सेना में जो है आपका बौद्ध धर्म के लोग शामिल नहीं होते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग इस युद्ध में साथ देंगे मोहम्मद बिन कासिम का, और ये मुकाबला जो है आपका बुरी तरीके से हार जाता है राजा दाहिर सेन, और इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है उसके बाद इस युद्ध को कंटिन्यू रखते हैं इनके ही बेटे आपका जय सिंह, जो कि इसकी दूसरी पत्नी रानी लाडू से जो है आपका संतान हुई। अब इसके बाद क्या होता है आपका, इसकी एक पहली पत्नी थी, उसका नाम था आपका रामाबाई, और रामाबाई क्या करती है आपका रावरा के किले को संभाल रही होती है। अब जब उसको मालूम चल गया कि मेरा पति मर चुका है और शायद मुझे मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ अपने देश न ले जाए, तो इस डर से वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहां पर जौहर कर लेती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शुरुआती दौर में सिंध के किस राजा की पत्नी ने जौहर किया था। यानी कि जौहर का सीधा मतलब है कि पति के मरने के बाद पत्नी भी आग में जलकर मर जाती है। तो ये रही आपका रानी बाई। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद यहां से जयसिंह भाग जाता है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस जगह का नाम है आपका ब्राह्मणाबाद, यानी कि जो ये रावर है इसके बाद जो अगली जगह पड़ती है उसका नाम है आपका ब्राह्मणाबाद, जहां पर जयसिंह यानी कि जो कि राजा दाहिर सेन का बेटा है उसका और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला होता है। और इस मुकाबले के बाद यहाँ पर दो टाइप के इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार वो है जो ये कहते हैं कि इसमें जो है जयसिंह की मृत्यु हुई थी, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जयसिंह ने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अब इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है कि उसने इस्लाम धर्म कबूला था या फिर नहीं कबूला था, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में ये आ जाए कि 8वीं शताब्दी में सिंध प्रांत के किस राजा ने या फिर किस शासक ने इस्लाम धर्म को कबूला था, तो उसका आंसर जयसिंह हो सकता है। और इसके बाद इसकी मां थी रानी लाडो, इनसे बेटी होती है आपका सूर्य देवी और परमल देवी। इनको मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लेगा, कैद कर लेगा। अब आपने ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक प्रपोजल रखा था बौद्ध धर्म के लोगों के सामने, और उनसे वादा किया था कि जैसे मैं सत्ता पे आऊंगा तो आप लोगों की कंडीशन को सुधारूंगा। तो होता भी ऐसा ही है, जब सिंध प्रांत में राजा दाहिर सेन को मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के पास सत्ता आ जाती है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि बौद्ध धर्म की कंडीशन सुधरे, और काफी हद तक वो बौद्ध धर्म की कंडीशन को सुधारता भी है। लेकिन वो बड़ा समझदार आया था, वो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हिंदू यहाँ पर मेजोरिटी में, अगर वो सत्ता पे उसे ला सकते तो सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। इसीलिए जो है आपका वो बड़े पदों पर हिंदुओं को कायम रखता है, उनके मंदिरों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक वहां पर हिंदू मौजूद है उसकी सत्ता जो है आपका बिल्कुल परमानेंट नहीं है। तो इसलिए जो वो हिंदुओं का ख्याल रखते हुए बौद्ध धर्म के लोगों को समान अधिकार जरूर देगा, लेकिन बड़े पदों पर अभी भी हिंदुओं को ही रखेगा। कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछना चाहे कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से टॉप 3 फेवरेट क्वेश्चन या फिर टॉप 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरा मानना है जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे मैंने उसमें 3 क्वेश्चन बहुत आम से है जो एसएससी लेवल तक के एग्जाम में या फिर 1 लाइन एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें पहला क्वेश्चन ये रहता है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाला या फिर भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाला पहला इस्लामिक रूलर या फिर अरबी शासक कौन था, तो उसका सीधा उत्तर होता है आपका मोहम्मद बिन कासिम। और मैंने आपको पहले बताया इससे पहले भी 632 के बाद बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन पहली बार सफलतापूर्वक इस्लामिक अटैक हुआ आपका सिंध प्रांत में, और वो किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में या फिर भारत पर जो सिंध विक्ट्री हुई, सिंध विजय हुई, उसका जिक्र हमें किस किताब में मिलता है, उसका सोर्स क्या है आपका चचनामा। और जो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया होगा इस टॉपिक से, उसका नाम है जजिया टेक्स्ट। अब जजिया कर को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। एक पल के लिए मान लीजिए हमारा शहर है आपका पिथौरागढ़, और उस पिथौरागढ़ शहर में आपका एक मकान मालिक है, और उस मकान मालिक के पास जो है आपका 10 किराएदार है, और वो 10 किराएदारों से जो है 5-5 हजार रुपए ले जाता है, यानी कि 50,000 उसकी जो है मंथली इनकम है। लेकिन
एक दिन अचानक से क्या होता है, उसके घर में चोरी हो जाती है। तो सब लोग जो है काफी परेशान हो जाते हैं कि इतना किराया देने के बाद भी इस मकान में चोरी कैसे हो रही है। तो वो जाहिर सी बात है अपने मकान मालिक के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमारे घर में जो है चोरी हुई है, और कहेंगे कि आप हमारी सुरक्षा का कुछ पुख्ता इंतजाम कीजिए। तो मकान मालिक उनसे कहेगा ठीक है, मैं आपके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखता हूं इस मकान में, लेकिन इसके बदले में आपने हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा। तो वो मकान मालिक कहते हैं ठीक है, आप जो है 1000 रुपए मुझे जो एक्स्ट्रा है ना, और मैं आपके लिए सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करता हूं। इसके बाद क्या होता है, आपका उस मकान की अब जिम्मेदारी किसके पास हो गई, उस सिक्योरिटी गार्ड के। यानी कि सुरक्षा के बदले जो टैक्स दिया वो था आपका 1000, और यही कंसेप्ट है आपका जजिया टैक्स में भी। जजिया कर भी एक सुरक्षा कर था। बहुत सारे इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं कि जजिया कर सिर्फ उन्हीं लोगों से लिया जाता जो कि इस्लाम धर्म को कबूलते नहीं थे। मुझे लगता है कि ये शायद गलत कंसेप्ट है। अब खैर इस विवाद में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अब ये समझते हैं सिर्फ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, जजिया कर किस प्रकार का टैक्स था? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा आपका सिक्योरिटी टैक्स, यानी कि इट वाज अ सिक्योरिटी टैक्स, यानी कि ये सुरक्षा कर था। दूसरा, आपसे पूछेगा क्या एक धार्मिक कर था? नहीं, धार्मिक कर होता है जो हर धर्म पर लगता है। ये एक नॉन मुस्लिम कर था, यानी कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों से ये लिया जाता था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और साधुओं से। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये टैक्स इंपोज किया सिंध प्रांत में, तो उसने महिलाओं, बच्चों, साधुओं और ब्राह्मणों से ये टैक्स नहीं लिया, और मुस्लिम धर्म के लोगों से भी ये टैक्स नहीं लिया। इसके अलावा जो भी वहां की जनता बच गई उससे ये टैक्स लिया गया। उसके बाद साल बदलते गए, राजा नए आते गए, और दिल्ली सल्तनत में एक वंश हुआ आपका तुगलक वंश, और उसी तुगलक वंश में एक राजा होता है आपका फिरोज शाह तुगलक। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख चुके हैं तो आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आम सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उसका नाम है कि भारत में वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर को इंपोज किया, इंप्लीमेंट किया? उसका नाम होता है आपका फिरोज शाह तुगलक, FST। ये तुगलक वंश में पढ़ेंगे। यानी कि भारत में ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला पहला रूलर था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर से ये टैक्स नहीं लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर ही लोधी वंश की। तो लोधी वंश के टाइम पे क्या होता है, आपका इब्राहिम लोधी का एक बड़ा भाई होता है आपका, जिसने आगरा शहर बसाया था, उसका नाम होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी भी अपने टाइम पे इस टैक्स को लगवाता है बड़े स्तर पर। इसके बाद हम लोग सीधे जाते हैं आपका कश्मीर में। एक कश्मीर का आया था आपका जैनुलाब्दीन, उनके फादर थे आपका सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह वहां पर पहली बार इसको इंपोज करते हैं, इसको लगवाते हैं, लेकिन उनका ही बेटा जो आपका जैनुलाब्दीन होता है वो इस टैक्स को जो है आपका वहां से समाप्त कर लेते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर में जजिया कर किसने लगवाया था, वहां से किसने इस टैक्स को हटाया था? तो ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे गुजरात। गुजरात में एक शासक था अहमद शाह, वो भी अपने यहाँ पर इस टैक्स को लगवाता। और सब में एक ही बात है आपका, जजिया कर आपको उसको समझ लो। उसके अलावा अकबर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नेट में भी पूछे गए क्वेश्चन, लास्ट ईयर या फिर उससे पहले साल नेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने कौन से साल इस टैक्स को हटाया। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि पहला ऐसा मुगल राजा कौन था जिसने जजिया टैक्स को समाप्त किया था, लेकिन इसने फिर दोबारा लगाया था, फिर दोबारा समाप्त किया था। तो 1564 ईस्वी में इसने इस टैक्स को खत्म किया था। अब क्यों खत्म किया था, इसके लिए आपने मुगलों का टाइम पीरियड का इंतजार करना पड़ेगा। फिर 1575 में इसने क्या किया, जब इबादत खाना बनाया था उस समय इसको फिर से जो है आपका लगवाया। इसके अलावा 1579, देखिए यहाँ पे डेट लिखी है आपका 1578, इसने फिर से इसको क्या कर दिया, आपका इसको समाप्त कर दिया। यानी कि पहले समाप्त किया, फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा समाप्त कर दिया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका औरंगजेब, जिसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1679 में इसने इस टैक्स को क्या कर दिया, अकबर के समाप्त करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। फिर आता है आपका फर्रुखसियर, पूरा पढ़ना हम लोगों ने आपका, इसको पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल में। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, 1713 में जो है इसको एक बार समाप्त किया, लेकिन दोबारा से इसको क्या कर दिया, 1770 लगवा दिया। देखिए एक बार जरा, फर्रुखसियर जो मुगल शासक था उसने 1713 में इस टैक्स को दोबारा से क्या कर दिया था, आपका खत्म कर दिया था, लेकिन 1717 ने फिर से इसको लगा दिया। फिर बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शासक आता है आपका मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है कि आपका इसका स्वभाव बड़ा रंगीला था, लग्जरियस लाइफ जीता था। इसके टाइम पे क्या होता है, आपका नादिर शाह भी अटैक करता है भारत पे, और जो
भारत में क्या होता है आपका जो तख्ते ताउस मयूर शासन होता है या फिर कोहिनूर का इरादा, इससे जो है छीना जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इसको आखिरी बार इसको समाप्त किया गया। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाएगा कि वह मुगल शासक कौन था या फिर भारतीय शासक कौन था जिसने अंत में जजिया कर को खत्म किया, उसका आंसर होता है मोहम्मद शाह रंगीला, पहला शासक यह है। फिलहाल दो ही क्वेश्चन आपने याद रखना है, किसने इसको लगाया, किसने समाप्त किया, ब्राह्मणों पे किसने लगाया, और अकबर का पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका हिंदू मुस्लिमों के द्वारा लगाए कर की। और इसी जजिया कर के तर्ज पर एक हिंदू शासकों में आप पढ़ाऊंगा मैं आपको मोहम्मद गौरी के टाइम पे गहड़वाल वंश, जयचंद का नाम आपने सुना होगा। उसी जयचंद के वंश गहड़वाल वंश ने जो है एक तुरस्क दंड करके एक कर था जो जजिया कर के तर्ज पर ही था। तो ये हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों पे लगाया गया कर था जो कि जजिया करके काफी सिमिलर था। अब बीच में क्या हुआ, एक बच्चे ने मुझे जो है आपका व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि एक एसएससी का शायद कहीं से उसने जो है गूगल वगैरह करते हुए एक क्वेश्चन दिखाया था और उस क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से किस शासक ने जो है जजिया कर को इंपोज किया था। उसमें 4 ऑप्शन थे और एक आंसर लिखा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया। तो आपने ध्यान इस बात का रहना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर भी ये कर जो है कंटिन्यू था, यानी कि ये चालू था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसका आंसर नहीं हो सकता है। तो शायद उस किताब में जो है या फिर उस क्वेश्चन का जो है वो जो है मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर जो भी रहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे कोई भी आपके डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा नंबर आपके पास है या फिर मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत से क्यों लौटा, उसकी मृत्यु क्यों हुई। तो आखिरी में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये ब्राह्मणाबाद था, इस जगह पर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका मुकाबला राजा दाहिर सेन के बेटे जयसिंह से होता है और जयसिंह इसके बाद मुस्लिम धर्म को अपना लेता है। उसके बाद इसकी जो बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, जो कि राजा दाहिर सेन की जो है पुत्रियां थी, उसको और उसकी दूसरी पत्नी रानी लाडो को, जो इसकी पहली पत्नी थी रानी बाई, इसने जौहर कर लिया था। लेकिन इसकी जो दूसरी पत्नी थी रानी लाडो, सूर्य देवी जो इसकी बेटी थी और परमल देवी जो इसकी बेटी थी, इन तीनों को मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ कैद करके रखता है। और उसके बाद लगभग 713 ईस्वी में वो मुल्तान पर भी जो है आपका विजय हासिल कर लेता है। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 में मुल्तान को जो है जीत लेता है तो एक बड़ा इलाका, बड़ा हिस्सा उसके पास हो जाता है। लेकिन ठीक इसी समय जो है आपका एक सत्ता में परिवर्तन होता है। अरब में अल हज्जाज की मृत्यु हो चुकी है और ठीक इसी समय अरब में खलीफा जो वलीद था उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और उसी खलीफा वलीद के बाद दूसरा जो खलीफा बनता है उसका नाम होता है आपका खलीफा सुलेमान। और खलीफा सुलेमान और इससे पहले जो राजा था आपका अल हज्जाज, उसके बीच जो है अच्छे संबंध थे, लेकिन जो नया खलीफा आया आपका उसका नाम था सुलेमान, उन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध नहीं थे। और यही डर सता रहा था आपका मोहम्मद बिन कासिम को भी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भारत के लिए नहीं बना हुआ था, उसको भारत की सत्ता से बहुत ज्यादा जो है प्यार नहीं था। वो चाहता कि मैं जो मेरी जन्मभूमि है वहीं मैं जो है राज करूं। तो उसके बाद वो लौट जाएगा कहां, सीधे तौर पर अरब में। और उसको मालूम है कि सुलेमान के साथ उसके परिवार के अच्छे संबंध नहीं है, तो वो क्या करेगा आपका सुलेमान के लिए भेंट स्वरूप रानी लाडो, सूर्य देवी और परमल देवी को भेज देगा ताकि वो उनसे खुश रहे और उसके बाद जो है ये सत्ता जो है मुझे सौंप दे। लेकिन जब रानी लाडो, सूर्य देवी और परमल देवी को ये मालूम चलता है कि सुलेमान जो खलीफ है वो पसंद नहीं करता है किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम इनको कैद करके इतने दूर लाया, तो ये लोग भी जो है आपका एक चाल चलते हैं। और जो सुलेमान उनका खलीफा होता है उनको जाकर एक बात बताता है कि आपके पास आने से पहले ये हमारा बहुत ज्यादा शारीरिक शोषण कर चुका है, उसके बाद आपको ये भेंट पे हमें दे रहा है। तो जब ये बात मालूम चलती है सुलेमान को, तो वो एक आदेश जारी करता है अपने सैनिकों से, कहता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको बैल की खाल में लपेट कर मेरे पास लाओ। अब जो भी खैर कहानी थी आपका, लेकिन कहा यह जाता है आपका जब उसको ये बैल की खाल में लाया गया तो उसकी जो है दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से लगभग 715 ईस्वी के आसपास उसकी डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर ही क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है, यानी कि जो पहला चैप्टर था उसका जो पहला हिस्सा था वो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैंने फिर भी कल कहा था आपसे कि बिल्कुल अब चिंता का समय है, आप लोग अपने करियर के लिए थोड़ा सा चिंतित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए सही नहीं चल रहा है। तो इस टाइम का सही यूटिलाइज आप लोगों ने करना है।
थैंक यू सो मच। नमस्कार।